लॉन्ड्री चार्जेस 80,500। अच्छा, इसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन 74,000। और इसके बाद सनड्रीज सनड्रीज है 1,53,000। अब रेंट भी हम लोग ऐड करेंगे। जो खर्चा हमें यहाँ पर नहीं दिया है बट स्टार्टिंग में बता दिया था, देखो रेंट जो है वो 10,000 पर मंथ है और ये पूरा एक्सपेंसेस हम लोगों ने 1 साल का दिया, तो रेंट भी हमें पूरे 1 साल का ही देना पड़ेगा। तो रेंट हो जाएगा 10,000 इंटू 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000। ये रेंट का खर्चा हो गया। और हमें क्या देना पड़ेगा, बिल्डिंग रेंट में सिर्फ रेंट देने से नहीं चलेगा, 5% ऑफ टेकिंग्स भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, रेंट कैसे होगा, रेंट प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ये हम लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वो भी हमारे कॉस्ट का पार्ट होगा, तब जाके हम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग को टेकिंग्स जो है वो समझना पड़ेगा। टेकिंग्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। तो देखो, टोटल टेकिंग्स का मतलब होता है सेल। तो सेल का मतलब होता है कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो कोई नया चीज है नहीं हम लोग के लिए। अच्छा, टोटल कॉस्ट में हम लोग का ये सब टोटल करने से पता चलेगा कितना होगा। देखो, शायद बुक में टोटल करके दे दिया है यहाँ पर। अच्छा, नहीं नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल करने से आएगा 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 1,23,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 1,53,000 प्लस 1,20,000। तो ये हो गया 26,41,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग का आ रहा है 26,41,000। लेकिन इसमें हम लोग का और एक कॉस्ट भी जुड़ेगा, 5% ऑफ टेकिंग्स, ये हमें देना पड़ेगा रेंट के साथ। ठीक है, तो ये कमीशन की तरह ही हो गया, नाम नहीं दिया है कुछ। ठीक है, विथ रेंट बता दिया है। और प्रॉफिट है 20% ऑन टेकिंग्स, तो प्रॉफिट हो गया 20% ऑन या फिर ऑफ, जो भी लिखो टेकिंग्स। यहाँ पर टोटल टेकिंग्स। गुड इवनिंग शुभ जी। गुड इवनिंग। टोटल टेकिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, टोटल टेकिंग्स को यहाँ पर टोटल टेकिंग्स ही रख देते, या फिर तुम लोग चाहो तो कुछ और मान सकते हो। जैसे कि एक्स तो हम लोगों ने एक बार एजम्पशन किया है, तुम लोग इसको वाई मान सकते हो। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वाई मान सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 26,41,000 प्लस ये देखो 20% और 5% ऑफ टेकिंग्स। ठीक है, तो 5% मतलब कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 0.05। 5 डिवाइडेड बाई 100, हाँ, 0.05 ऑफ टेकिंग्स। या फिर टोटल 25 करके भी कर सकते हो तो भी होगा, एक ही बात है। ठीक है, 2 बार नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। यहाँ पर हो गया टेकिंग्स। मतलब अब टेकिंग्स लिखना है लिखो, इसके जगह कुछ वाई जेड कुछ और मान लो, पी मान लो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर लिखते हैं टोटल टेकिंग्स इक्वल टू 26,41,000, और ये दोनों को हम लोग कर देते हैं ऐड। तो ये हो गया 0.25 ऑफ टेकिंग्स, मतलब वही टोटल टेकिंग्स। अच्छा, अब ये और ये सेम है, देखो टेकिंग्स और टोटल टेकिंग्स, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल टेकिंग्स लिखो या टेकिंग्स लिखो। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझने के लिए यहाँ से टोटल हटा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि दोनों साइड एक ही चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इधर लेके आएंगे। मैम 35,21,333।
35,21,333, हाँ सही बात। अच्छा अब ये जो है ये इधर आ जाएगा, मतलब ये देखो ये टेकिंग्स है, इसको इसको अब यहाँ पर अगर समझने में दिक्कत हो रहा है y मान लेते हैं तो 26,41,000 प्लस 0.25 y, ठीक है। तो क्योंकि टेकिंग्स को मैंने y माना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड होता है। अब इसको इधर लेके आ जाओ, -1 कर दो, -1 करने से हो गया 0.75 y, ठीक है। अब ये इधर मैंने लाया, ये 1 था, इधर ज्यादा था तो माइनस नहीं होगा, वो मैंने रिवर्स माइनस किया है तो इसीलिए वहां पर माइनस दिख रहा है। अच्छा फिर यहाँ पर y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 26,41,000 डिवाइडेड बाई 0.75, ठीक है। तो 26,41,000 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये हो गया यही वाला डेटा जो भी बताया है विश्वजीत में, 35,21,333, ठीक है 333। ये क्या निकल गया, ये टेकिंग्स निकल गया, ठीक है। अब टेकिंग्स लिख के भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी XYZ लेके ही करना है ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो तो तुम लोग टेकिंग्स ऐसे लिख के भी कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो ये हम लोग का सेल हो गया, ये पूरे ईयर का सेल हुआ, ठीक है। ये जो सेल वैल्यू निकल के आया ये पूरे ईयर का सेल वैल्यू निकल के आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 360 से तो हम लोगों को पर डे का सेल वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब पर डे से क्यों डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला था कि इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग, ये सब बोला था। यहाँ पर बोला है फॉलोइंग इज सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी 100%, ये सब बोला है। तो ये हम लोग का क्या है, पर डे के हिसाब से बोल रखा है, ठीक है। पर डे के हिसाब से देखो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोग का टोटल टेकिंग्स तो निकल गया, ठीक है। चलो यहाँ पर कर, ये टोटल टेकिंग्स निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दें 35,21,333, ये रुपीस में आएगा, ठीक है। सेल है फॉर 1 ईयर, और देयरफॉर फॉर 360 डेज, मतलब पर डे निकालना चाहते हैं। फॉर पर डे सेल इक्वल टू कितना होगा, 35,21,333 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि ये एक साल का है। 360 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा था कि ये 360 डेज मान के करो, ठीक है। 1 ईयर का मतलब 360 डेज मान के करो, एंड एज्यूम 360 डेज इन ईयर। तो हम लोग 360 से डिवाइड करने से हम लोग को ये मिल जाएगा कि जो सेल है, सेल पर डे, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब सेल पर डे निकाल लेते थे, उसको 360 से डिवाइड कर, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया 9781.48, 9781.48, ये क्या आ गया, पर डे से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो निकाले थे, ये देखो ये पर डे का ही था, ठीक है। ये टोटल रेंट जो निकाला था, टोटल रेंट ये किसका था, पर डे का था, ठीक है। मतलब एक दिन में सिंगल रूम का ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, रेंट के हिसाब से, डबल रूम का और ट्रिपल रूम का। अच्छा अब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से, देयरफॉर ये वाला 9781 कितना है, 9781.48 इक्विवेलेंट टू 290x, ठीक है। इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये वाला 290x, यहाँ से x निकालो, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9781.48। थोड़ा फिगर जो आ रहा है वो थोड़ा सा ऑड आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग करो, आंसर आएगा 290। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो पहला x आ रहा है 33.729, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 33.729 है, तो हम लोग 73 कर देते, ठीक है। तो इसका मतलब ये x निकल के आ गया। और x क्या माना था हम लोगों ने, देखो x हम लोगों ने माना था सिंगल रूम का रेंट एक दिन का, ठीक है। रूम रेंट और ए सिंगल रूम में इतना। तो रेंट, होटल का रेंट तो पर डे का होता है ना, इसमें बताने वाला बात नहीं होगा। देखो रूम का रेंट पर डे के हिसाब से होता है, अब कोई जितना दिन रहेगा उसके हिसाब से दे देगा, ठीक है। ये जो रूम रेंट है ये एक्स क्या है, ये पर डे है ना।
तो ये डे के हिसाब से, ये डबल रूम का भी डे के हिसाब से, ये ट्रिपल रूम का भी डे के हिसाब से। बस हम लोग का एक्स कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो रेंट टू बी चार्ज यहाँ पर सिंगल रूम का 33.73, डबल का 2.5 इंटू 33.73, क्योंकि इसका 2.5 टाइम्स था, ऐसा क्वेश्चन में ही हमें बता दिया था ना। तो 84.32 323, तो 84.32 और ट्रिपल रूम ट्रिपल रूम का 84 पॉइंट, मतलब ये ट्रिपल रूम का इसका डबल था, तो 2 इंटू 84.3 इसका डबल, तो ये हो गया 168.646, मतलब 168.65। ठीक है, ये हम लोग का रूम रेंट हो गया। यही पूछा था क्वेश्चन में, एक्चुअली हम लोग को यही पूछा था। अब यहाँ पर रहा कंप्लीशन का बात, ये नहीं, यहाँ पर रहा कंप्लीशन का बात, ये हम कर देते 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, मतलब कितना आ जाएगा, टेकिंग्स कितना आया, टेकिंग्स आया है हम लोग का ये 3521,333, तो कितना हो जाएगा इसका चेक करते हैं। 3521,333, 3521,333, इस पे 5% लगा देते, तो ये टोटल टेकिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 176066। ठीक है, 0.65। अब इसमें ऐड कर देंगे, कितना आया था ये वाला 2641,000, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऐड करके आया ही था ना, और इसमें हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 से इसको लिख लिया, तो ये टोटल करके हम लोग का आ रहा है कुछ इतना 28,17,066। ठीक है, तुम लोग चाहो तो ऐड करके देख सकते हो, लेकिन पूरा ऐड करके क्या फायदा है बोलो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर क्या किया, वर्किंग नोट यहाँ पर दिखा दिया, और ये जो टोटल है ये तो एक बार कर चुके हैं, तो ये टोटल कॉस्ट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लिया हम लोगों ने, बाकी हम लोग को ये टोटल कॉस्ट निकालना जरूरी नहीं था, इसको हम लोग पूरे वर्किंग में करके भी दिखा सकते हैं, मतलब एक बार तो लिखना ही पड़ता ना टोटल करने के लिए, इसलिए दिखा दिया। लेकिन पूछा ये नहीं है कि टोटल कॉस्ट बताओ, लेकिन टोटल कॉस्ट बिना कैसे टेकिंग निकालेंगे, तो वो जरूरी है। तो मेन आंसर तो यही पूछा है कि एक एक रूम का पर डे का रेंट कितना। ये वाला हो गया, देखो इसमें ये पूछा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होटल रूम के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। ठीक है, हिल स्टेशन में लॉज है विथ 100 सिंगल रूम्स, तो इनके पास फैसिलिटी 100 सिंगल रूम्स का है। The home offers concessional rates during 6 off-season winter months in a year when the number of visitors are limited। देखो, अगर हिल स्टेशन है तो हिल स्टेशन में लोग कब जाते हैं, हिल स्टेशन में लोग गर्मी के टाइम पे जाते हैं। ठीक है, विंटर में कोई हिल स्टेशन में नॉर्मली नहीं जाता, जाता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन इनके लिए ये ऑफ सीजन होता है। तो सीजन होता है ना हर एक बिजनेस का, अब कहीं ज्यादा गर्मी होगा तभी ना, अगर हमारे यहाँ ही ठंड होगा तो हम लोग क्यों जाएंगे। ठीक है, तो जाने वाले जाते हैं, उसके साथ कोई शक नहीं है, लेकिन क्या होता है जो सीजन होता है होटल का, तो जितने भी हिल स्टेशन है वहां गर्मी के टाइम पे ही ज्यादा सेल होता है। तो इन्होंने अपने बिजनेस का 2 सीजन लगाया। ठीक है, मतलब हर एक बिजनेस का एक ऑफ सीजन होता है और एक क्या होता है, सीजन होता है, मतलब जहां पर ज्यादा सेल होता है। सीजन का मतलब क्या, जहां सेल ज्यादा होगा, ऑफ सीजन मतलब उतना सेल नहीं होता है। इनका ऑफ सीजन क्या है, विंटर। ठीक है, और कितना टाइम रखा है, 6 मंथ्स ऑफ सीजन है, 6 मंथ सीजन है। कैसे पता चला, देखो क्वेश्चन में हमें बताया है यहाँ पर 6 ऑफ सीजन। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, when numbers of visitors are limited, तब ये कंसेशनल रेट पे रूम रेंट दे देते हैं, मतलब नॉर्मल रेट से कम पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। अच्छा, कितना कंसेशन करते हैं, हाफ ऑफ द फुल रूम, मतलब नॉर्मली सीजन में जो रूम होगा, मान लो यहाँ पर यहाँ पर हाफ, मतलब जैसे मान लो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि सीजन में x लेंगे तो ऑफ सीजन में x/2 लेंगे, चलेगा, इसमें भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे करने से क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है,
x/2 मतलब वही पॉइंट का चक्कर हो जाता है। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सीजनल रूम रेंट अगर हम लोग का 2x है तो ऑफ सीजन का x होगा हाफ, इसका आधा, 2x का आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग x और x/2 मानोगे तो भी जितना सही है, 2x और x मानोगे तो भी उतना ही सही है। बस हाँ, इस पे कैलकुलेशन इजीली होगा, इस पे कैलकुलेशन पे पॉइंट वगैरह आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द मैनेजर्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड, मैनेजर्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। मैनेजर जो है उनका प्रॉफिट मतलब उन्होंने सोच रखा है कि कितना प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, जो भी रूम रेंट होगा उस पे 20%, मतलब अगर 100 रुपया 100 रुपीज रूम रेंट होगा, इन दैट केस इनका प्रॉफिट ये 20 लगाएंगे, ठीक है। मतलब 120 रूम रेंट हो जाएगा, मतलब 100 कॉस्ट होगा तो 20 प्रॉफिट लगा के रूम रेंट ये 120 बना लेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा है, 20% ऑफ द रूम रेंट। अच्छा, रूम रेंट पे 20% का प्रॉफिट लगाएंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। देखो अगर हम लोग मान लेते हैं, ये देखो 20% ऑफ द रूम रेंट, तो रूम रेंट अगर 100 रुपए होगा तो इस पे रेंट 20, मतलब कॉस्ट 80 हो जाएगा। ये अगर रूम रेंट होगा तो इस पे प्रॉफिट 20 होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 20% ऑफ द रूम रेंट, तो रूम रेंट 100, इस पे 20% 20, यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये है कंडीशन। फिर क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च एज्यूमिंग ए मंथ टू बी ऑफ 30 डेज। तो हमें सारे मंथ्स जो है 30 डेज ही ले लेने हैं, जैसे 31 वगैरह काउंट नहीं करना है। और यहाँ पर बोल रहा है 31st मार्च के पूरे एक साल का इन्होंने जो है खर्चा दे दिया है। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%। जब सीजन रहता है, सीजन मतलब जो विंटर का टाइम नहीं होता है, तब ऑक्यूपेंसी 80% होता है, व्हाइल इन ऑफ सीजन इट इज 40% ओनली। जैसे इन्होंने बोला भी था कि सीजन में अलग तरीके का, मतलब उतना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो और इसीलिए कंसेशनल रेट पे रूम भी दे देते हैं। फिर यहाँ पर बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम, ये लॉज को बनाने का टोटल खर्चा लगा है 200 लाख, इन्वेस्टमेंट, खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट, of which 80% related to building and balance for furniture and equipment। तो इसका 80% मतलब 160, और इसका 40% मतलब 40 नहीं, 80 होगा तो 20 मतलब 140। तो 140 जो है 140 लाख और 160 लाख ये बिल्डिंग बनाने पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये जो है फर्नीचर और इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट किया गया है। एक्सपेंसेस बता रहे थे, देखो स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट्स, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये सब क्या है, ईयर का खर्चा। कैसे पता चला, क्वेश्चन के इसके पहले, ये तो सेकंड पॉइंट है ना, जस्ट इसके प्रीवियस पॉइंट पे ही बताया था कि मार्च 31st मार्च ईयर एंडिंग का खर्चा दिया हुआ है, मतलब पूरे एक साल का खर्चा दिया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर रिपेयर्स टू बिल्डिंग बता दिया है पूरे ईयर का, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एनुअल डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग 5%, मतलब इस पे लगेगा 5%, 160 लाख पे, और फर्नीचर इक्विपमेंट पे 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल की जैसा होगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर हम लोग जो होटल का क्वेश्चन होता है, इसमें अगर हम लोग जो खर्चे हैं उसे फिक्स्ड, वेरिएबल और रनिंग में नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। वो जो है ट्रांसपोर्टेशन में लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है, मतलब लिखना लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूम अटेंडेंट्स आर पेड 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन ए मंथ। बोल रहा है कि रूम अटेंडेंट्स जिनका वेजेस यहाँ पर एक्सक्लूडेड है उनको कैसे पेमेंट किया जाता है वो बताया गया है। 10 पर रूम डे, ठीक है, मतलब एक रूम में एक दिन के लिए अगर रूम अटेंडेंस का खर्चा लग जाता है 10 रुपीज, मतलब एक पर्सन एक रूम को अटेंड करेगा तो उसके लिए उसको 10 रुपीज दिया जाएगा। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन ए मंथ, और ये पहले ही बता दिया जाता है एक रूम का एक दिन का 10 रुपीज, अब जितना रूम जो है ऑक्यूपाइड रहेगा। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम, except in 4 months in winter when it is 30 पर बोल रहा है कि विंटर जो इनका ऑफ सीजन है बिजनेस का, ठीक है, विंटर जो इनका बिजनेस का ऑफ सीजन है, तब लाइट का बिल जो आता है 30 पर रूम के हिसाब से, और बाकी टाइम पे आता है 120 पर रूम के हिसाब से। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग
इंफॉर्मेशन, तो जो इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हम लोगों को पर डे का रूम रेंट निकाल के बताना है, सीजनल रूम रेंट भी, ऑफ सीजन का भी। मतलब जैसे अगर सीजन में जो होगा, ऑफ सीजन में उसका आधा यानी हाफ होगा। ये पहले ही बताया था, कंसेशनल रेट पे है और कंसेशनल रेट कितना है, आधा है। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि रूम रेंट कितना हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में करे थे ना, वैसे ही जैसे देखो इस रूम में करे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे इस क्वेश्चन में सिमिलर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं, लेट रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन इज रुपीज एक्स। ठीक है, therefore room rent पर डे इन सीजन, सीजन में कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, 2x क्यों हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया मैंने। द home offer concessional rates during 6 off-season winter months in a year when number of visitors are limited. During this period, half of the full room rent is charged. ठीक है, तो सीजन में जो रूम का भाड़ा जितना भी होगा, ऑफ सीजन में उसका आधा हो जाएगा। तो अगर ऑफ सीजन में x है तो सीजन में 2x, तो 2x का हाफ x हो गया। मैंने ऐसे किया, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो। इसको तुम लोग मान लो यहाँ पर सीजन का x, तो इसका x/2 हो जाएगा, इसका हाफ, जैसे क्वेश्चन में बोला था। तो अगर इसका हाफ हो रहा है तो मतलब हम लोग रिवर्सली बोल सकते हैं इसका डबल। ठीक है, इसका डबल, x/2 का डबल तो x होता है ना, तो एक ही बात है। अगर हम लोग रिवर्सली करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन का इक्वेशन आसान दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रूम रेंट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, रूम तो 100 है, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो है वो कैसे डिसाइड होगा, जैसे यहाँ सिंगल रूम डबल रूम का बात नहीं है, यहाँ रूम एक ही तरह का है। हम लोग यहाँ पर ऑक्यूपेंसी निकालेंगे सीजन और ऑफ सीजन के बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा था, टोटल रेंट पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेंट, तो सीजन और ऑफ सीजन। तो इनके बिजनेस यहाँ इनका पहले देख लो, रूम कितना है, 100 रूम। सीजन में भी 100 रूम रहता है, ऑफ सीजन में भी वही 100 रूम रहेगा। लेकिन ऑक्यूपेंसी कैसा है, सीजन में बोल रहा है ऑक्यूपेंसी जो है वो है यहाँ पर देखो 80%, सीजन में 80% ऑक्यूपाइड रहता है, जबकि ऑफ सीजन में 40% ही ऑक्यूपाइड रहता है। तो 80% मतलब 80 रूम ऑक्यूपाइड रहता है, तो उसी पे हमें रेंट मिलेगा। और ऑफ सीजन में 40% यानी 40 रूम ऑक्यूपाइड रहता है 100 में, तो उसी पे हमें रेंट मिलेगा। ये हो गया हम लोग का रूम का काउंटिंग। ठीक है, तो एक रूम का रेंट जितना है, तो इतने सारे रूम का रेंट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये सीजन में, ठीक है, तो सीजन में एक रूम का रेंट 2x होता है, तो 80 रूम का रेंट कितना हो जाएगा, ये जितना रूम आ रहा है इंटू 2x। ऑफ सीजन में एक रूम का रेंट x है, तो 40 रूम का रेंट 40 इंटू x, ये कैलकुलेट करेंगे तो 40 आएगा। अब हम लोग को देखो यहाँ पर बोल रहा है एज्यूम ए मंथ टू बी 30 डेज। अगर हम लोग डेज में क्वेश्चन को करना चाहते हैं 30 डेज लेना पड़ेगा। और 6 मंथ्स का सीजन है, कैसे पता चला, ये देखो 6 ऑफ सीजन, तो 6 क्योंकि 12 मंथ्स का होता है, तो 6 अगर ऑफ सीजन है, ये हम ईयर में कन्वर्ट करें बेसिकली। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी खर्चा वगैरह ईयरली दे रखा है, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर हमें बोला है कि नॉर्मल जो है रेंट पर डे का निकाल के दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम एक ही बार में इस पे इसको ईयर में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमें ईयर में दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ सीजन जो है ये 6 मंथ्स का है, और ऑफ सीजन भी 6 मंथ्स का है, क्योंकि 6 6 मंथ्स का है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। 6 ऑफ सीजन है, तो फिर 6 जो है सीजन होगा, क्योंकि 12 मंथ्स का 6 अगर ऑफ सीजन है तो 6 सीजन होगा। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके जो 80 निकल के आया, ये रूम है। 80 रूम ऑक्युपाइड होता है सीजन में, एक रूम का रेंट 2x, तो 80 रूम का रेंट कितना हो जाएगा, ये इंटू करने से। अब ये एक दिन का है, अगर इसमें हम लोग
30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 30 डेज का निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग 6 मंथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 6 मंथ्स का मिल जाएगा। ये एक दिन का है। अगर हम लोग इसमें 30 डेज ऑक्यूपाई कर देंगे, 30 डेज जो है इंटू कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का। और फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मंथ्स का मिल जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 6 मंथ्स यहाँ पर और 30 डेज, पहले चाहो तो यहाँ पर 30 डेज भी मल्टीप्लाई कर सकते, 30 डेज, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखते हैं कितना निकल के आता है। 100 इंटू 80% इंटू 2 इंटू 6 इंटू 30, तो ये हो गया 28,800। और ये 100 इंटू 40% इंटू 6 months इंटू 30 days, तो ये हो गया 7,200। अब दोनों का टोटल कर लेते 28,800, तो ये हो गया 36,000 एक्स। ये हो गया टोटल रेंट, ठीक है। ये टोटल रेंट निकल के आ गया पूरे ईयर का 36,000 एक्स, ठीक है। अच्छा, अब और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो टोटल रेंट निकल के आ गया। अब यहाँ पर बिल्डिंग का रेंट वगैरह, यहाँ पर जब हम लोग खर्चा लिखेंगे तो बिल्डिंग का रेंट बोल रहे, सॉरी, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन वो वहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग एक एक खर्चा जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले खर्चा, देखो स्टाफ सैलरी 5,50,000। फिर उसके बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 2,61,000। लॉन्ड्री चार्जेस 80,000। इंटीरियर 1,75,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 1,90,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 1,90,800। ये सब तो हमें लिख दिया था। और खर्चा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो बिल्डिंग 200 लाख में से 80% बिल्डिंग के लिए खर्चा किया गया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ₹200 लाख इंटू 80%, ये बिल्डिंग के लिए हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि 5%। चेक करते हैं कितना होगा। 200 इंटू 80% इंटू 5% इक्वल टू, ये 8 आ गया, तो ये लाख में होगा क्योंकि मैंने 200 में लाख नहीं लिखा था, तो ये 8 लाख है ना। तुम लोग लिख के देख लो, 8 लाख ही आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ये कितना होगा। 200 लाख टोटल था इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 20% था रिलेटेड एंड बैलेंस फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो 80% यहाँ गया तो बैलेंस 20% ही होगा। और इस पे हम लोग का डेप्रिसिएशन 15% होगा, तो इंटू 15%। चेक करते हैं, 200 इंटू 20 इंटू 15%, तो ये हो गया 6 यानी 6 लाख, 6 यानी 6 लाख रुपए। अच्छा, और कोई खर्चा है क्या, चेक करते हैं।
अच्छा, फिर यहाँ रूम अटेंडेंट के बारे में बताया है और लाइटिंग चार्जेस भी बताया, 0.5 और 6 ये बाकी है। ठीक है, तो रूम अटेंडेंट्स को कैसे वेजेस दिया जाता है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा रूम अटेंडेंट्स वेजेस। ये कैसे पे होता है पढ़ के देखते हैं। क्या यहाँ पर ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10 पर रूम डे। ठीक है, 10 पर रूम डे के हिसाब से पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ। ठीक है, तो एक महीने में रूम कितना ऑक्यूपाइड रहता है, ये देखो 1 मंथ में रूम कितना ऑक्यूपाइड रहेगा, 100 इंटू 80%, 100 इंटू 80%, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 100 इंटू 80% इंटू 6। ठीक है, हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर रूम अटेंडेंस सैलरी। सीजन में कैसे मिलेगा, क्योंकि सीजन में ऑक्यूपेंसी एक तरह का होगा, ऑफ सीजन जो है तब ऑक्यूपेंसी अलग होता है, इसीलिए सीजन के हिसाब से हम लोग का चेंज होगा। तो सीजन में 100 रूम का 60% जो है ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है, अच्छा 100 रूम का 60% हो गया। अच्छा, इंटू 30, एक मिनट, ये 30 डेज है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। रूम मेंटेनेंस सर पे 10 पर रूम डे, पर रूम डे के हिसाब से 10 रुपया करके मिलेगा ऑफ द रूम्स इन ए मंथ, एक महीने में ऐसे करके मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा पर रेंट तो है 10 रुपीज करके। चलो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 60 इंटू 30 इंटू 6। 30 डेज है, 30 डेज और यहाँ पर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ और इंटू 10। देखो यहाँ पर हम लोग को कैसे बोला है, अटेंडेंस को कैसे पे करना है, 10 पर रूम डे। तो रूम डे मतलब एक दिन की पर डे कितना रूम ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है, तो पर डे सीजन में सिंगल रूम जो है वो 60% ऑक्यूपाइड रहता है। इंटू 30 करेंगे तो हमें 1 मंथ का मिल जाएगा, और इंटू 6 मंथ्स करेंगे तो पूरे 6 मंथ्स का मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर अटेंडेंस का जो सैलरी या वेजेस जो भी बोलो वो भी तो हमें ईयरली लिखना है, क्योंकि ये सब डेटा अगर ईयरली है तो इसे भी हमें ईयरली ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयरली कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका चेक करते हैं कितना आएगा। तो 100 का 60% तो 60 होता है, 60 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 100 इंटू 60। ये तो ओ ये 80% था ना। अच्छा मैंने ये गलत लिखा, 80%। हाँ अब 80% होगा, 60 80 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 10, 1,44,000। और ऑफ सीजन में जो सिंगल रूम है वो 40 नहीं, इसमें कितना 20%, हम बार बार 40 क्यों लिखते रहते हैं। नहीं ये 40% ही है ना, एक बार देख लेते हैं, शायद मैंने गलत रीड किया हो, देख लेते हैं। 40 तो था शायद। हाँ 40, 80 और ये 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40% ऑक्यूपाइड रहता है, तो इस पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 40%। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक दिन का। तो 30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मंथ का, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ्स का आ जाएगा, इंटू 10। ये तो रुपीज है, रेट है। ठीक है, तो 100 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 6 इंटू 10, तो ये हो गया 72,000। तो टोटल जो वेजेस जाएगा अटेंडेंट्स को 1 ईयर का,
1,44,000 के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया इन, ये गलत ऐड हुआ, 1,44,000 प्लस 72,000, हाँ 2,16,000, ठीक है 2,16,000 आएगा अटेंडेंस का सैलरी। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट 2,16,000, ये अलग से कैलकुलेशन करना था। और एक कैलकुलेशन था जो यहाँ पर थोड़ा सा वाइटल है, देखो मंथली लाइट चार्जेस लगता है 120 पर रूम, मंथली लगता है, ये पर डे नहीं है, ये मंथली है, ठीक है। एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि जो विंटर सीजन है 4 months का, वहां पर जो लाइटिंग चार्जेस है वो 30 करके लगता है। तो इसका मतलब 120 का जो लाइटिंग चार्जेस है वो कितने मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 9 months के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ 4 months के लिए बोल रहा है 30 करके है, तो 4 और 9 ये 8, हाँ ये 8 होगा, तब तो जाके 12 मंथ्स हो रहा है। मतलब 4 मंथ्स का लाइटिंग चार्जेस 30 करके होगा, बाकी सारे टाइम 120 करके होगा। लेकिन इनका बिजनेस तो दो तरह से डिवाइडेड है ना, सीजन ऑफ सीजन, जो कि अपने में 6 मंथ्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर जो हम लोग का लाइटिंग चार्जेस होगा उसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस। ये कैसे होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सीजन में, देखो तो सीजन में, सीजन तो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है, सीजन 6 मंथ्स का होता है। और ऑफ सीजन जो है, ऑफ सीजन जो है वो भी 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। ये एकदम स्टार्टिंग में पता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जो लाइट चार्जेस है वो 4 मंथ्स विंटर में 30 पर रूम होगा। अब क्योंकि हिल स्टेशन है तो ऑफ सीजन में विंटर का 4 मंथ्स इंक्लूडेड होगा, ठीक है। विंटर का जो 4 मंथ्स ये लोग मान रहे हैं वो ऑफ सीजन में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि विंटर ही इनका ऑफ सीजन है। हिल स्टेशन होता है तो विंटर ही ऑफ सीजन होता है। ऊपर से क्वेश्चन में भी हमें बता दिया है कि इनका ऑफ सीजन देखो विंटर का ही है। यहाँ पर बता रहा है द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 सीजन, ये देखो ब्रैकेट में दिया है विंटर। तो विंटर का ऑफ सीजन मेनली विंटर 4 मंथ्स का है, लेकिन 6 मंथ्स जो है वो हमारा ऑफ सीजन चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी बिल का बात आ रहा है तब यहाँ पर बोल रहा है कि 4 मंथ्स जो विंटर का होता है वहां पर ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल 30 करके होता है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। तो यहाँ पर विंटर 4 मंथ्स, तो अदर कितना हो जाएगा, अदर 2 मंथ्स हो जाएगा। ऑफ सीजन को हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऑफ सीजन का इलेक्ट्रिसिटी बिल विंटर का 4 मंथ्स का अलग कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया। तो ये 4 मंथ्स प्रोबेबली कौन कौन सा हो रहा है पता है, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, तुम लोग देख सकते हो। क्योंकि देखो जो सीजन है ना वो उनका कौन सा है, वो मेनली उनका जो है समर का सीजन होगा। जैसे मार्च से स्टार्ट होगा, मार्च के मंथ से, ठीक है। देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा सीजन। क्योंकि देखो गर्मी का जो मौसम है वो मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मार्च से लेके काउंट करते जाओ, मतलब इसके बाद तो गर्मी 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 ही है। उसके बाद जो है रेनी सीजन आता है, फिर जो है विंटर सीजन आता है। लेकिन यहाँ पर तो विंटर मतलब रेनी सीजन ऐसे करके हमें पार्ट करने नहीं बोला है, 6 मंथ्स बोला है, जिसमें 4 मंथ्स जो विंटर का है उसका रेट अलग लगा है। तो विंटर तो हमें पता है, देखो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ये फिक्स्ड विंटर है। और गर्मी का मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त रेनी सीजन होता है। लेकिन यह 6 जो सीजनल है तो उसमें जून, जुलाई, अगस्त को भी हम लोगों ने ले लिया, अदरवाइज कैसे 6 मंथ्स कवर होगा, नहीं होगा। अब ये हो गया, तो इसका मतलब जो 2 महीना रह गया, 2 मंथ्स जो अदर मंथ्स है वो कौन कौन सा आएगा, मतलब ये हम लोग खुद से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, ठीक है। ये डिटेल्स हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, हम लोग खुद से समझ के कर सकते हैं। तो ये कौन सा 2 मंथ्स बाकी रह गया, सितंबर और अक्टूबर का बात हो रहा है। तो सितंबर अक्टूबर जो है ये इनका ऑफ सीजन में ही होगा, क्योंकि ऑफ सीजन 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। विंटर और मतलब विंटर नहीं है फिर भी ऑफ सीजन है, ठीक है। और ये इनका सीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, जब लाइटिंग चार्जेस 120 पर रूम होता है हमेशा, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स, जो ये मतलब यहाँ पर एट द रेट ऑफ कितना करके होगा, 40 रुपीज करके। देखो एट द रेट ऑफ, सॉरी 30, एट द रेट ऑफ 30 करके। और बाकी सब ऑल टाइम हो जाता है
@120 करके लाइटिंग चार्जेस। पहले ये चीज अगर समझ में आएगा तब लाइटिंग चार्जेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ना। तो ये रेट डिसाइड कर लिया कि कब कितना करके लगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ये तो क्लियर हो जा रहा था ना कि 4 मंथ्स का अगर हमारा 30 करके होगा, बाकी 8 मंथ्स का 120 करके होगा। देखो मैंने 8 मंथ्स का ही ले लिया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 8, और ये मंथ्स मैंने अपने हिसाब से जो है समझाने का कोशिश किया है कि गर्मी का मौसम कौन कौन सा होता है, कि यहाँ पर कौन कौन सा इंक्लूड होगा, क्योंकि विंटर तो यही होता है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर बोल सकते हो जून जुलाई अगस्त रेनी सीजन होता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये इस तरह से काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ्स जो है सीजन दिया गया है। अब हम लोग को लाइटिंग चार्जेस निकालना पड़ेगा, ये बाइफर्केशन समझ में आ गया। अब हम लोग लाइटिंग चार्जेस निकाल लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर यही लिख लेते हैं। अब लाइटिंग चार्जेस कैसे निकालना पड़ेगा, देखो हमें मंथ वाइज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 120 पर रूम पर मंथ दिया है, पर रूम पर मंथ। ये देखो मंथली लाइटिंग चार्जेस यहाँ पर था डेज के हिसाब से, ठीक है, तो डेज में कैलकुलेट किया था हम लोग। तो यहाँ पर देखो एक 1 मंथ का 120 रुपीज, ठीक है, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स इंटू 120। लेकिन ये लाइटिंग चार्जेस कैसे लगता है, रूम के हिसाब से, पर रूम के हिसाब से। तो सीजन में रूम कितने ऑक्यूपाई रहते हैं, सीजन में 100 रूम में 80% ऑक्यूपाई रहते हैं, ओके, ठीक है। सीजन में 100 रूम में 80% ऑक्यूपाई रहता है। एक रूम का लाइटिंग चार्जेस 120 1 मंथ का, तो फिर 6 मंथ्स का कितना होगा, तो 6 इंटू 120 इंटू 60, ये हो जाता है हम लोगों का 6 इंटू 120 इंटू 80, हाँ ठीक है, 57,600। अब ये निकालो, ये जो 4 मंथ्स का है इसका क्या होगा, इसका तो रेट बता दिया 30 करके। और ये सब क्या है, ये है पर मंथ पर रूम, ठीक है, ये सब है पर मंथ पर रूम करके, ये क्वेश्चन में बताता है तभी तो हमें समझ में आएगा। तो ये 4 मंथ्स है, देखो ये विंटर का कितना हो गया 4 मंथ्स। इस समय 30 रुपीज पर मंथ करके होता है, तो 4 मंथ का कितना हो जाएगा, और रूम भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कौन सा सीजन है, ये है ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में रूम कितना ऑक्यूपाई रहता है 40%, तो ये 40% के हिसाब से अप्लाई होगा। तो 40 इंटू 4 इंटू 30, 40 इंटू 4 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 4,800। 40 इंटू 4 इंटू 30, 4,800। तुम लोग एक बार कैलकुलेशन का देखते जाओ, मेरा पता नहीं आज थोड़ा सा गलत हो रहा है, कभी कभी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो 2 मंथ्स है, यहाँ पर कितना, अच्छा यहाँ पर कितना करके होगा, ये विंटर नहीं है, देखो ये ऑफ सीजन है लेकिन विंटर नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन बताया था सिर्फ विंटर में ही जो है 30 करके होता है, बाकी टाइम पे सीजन को ऑफ सीजन में 120 करके लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 120 फॉर 1 मंथ, तो ये फॉर 2 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, ये 2 मंथ्स का बाइफर्केशन है, तो 120 इंटू 2 करेंगे तो पता चल जाएगा 2 मंथ्स का कितना होगा। लेकिन ये एक रूम का है, लेकिन एक रूम थोड़ी ना ऑक्यूपाइड रहता है, कितना रूम ऑक्यूपाइड रहता है, ऑफ सीजन है, तो ये 40% के हिसाब से ही ऑक्यूपेंसी दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया 40 इंटू 120, 40 इंटू 120 इंटू 2, तो ये कितना आया 9,600। अब ये सारा टोटल कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल कितना लाइटिंग मतलब लाइट चार्जेस होगा, 72,000 है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 72,000 है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग था, ठीक है, तो 72,000 आ गया। अब इसको हम लोग लिख देते हैं लाइटिंग का खर्चा, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइटिंग चार्जेस, वर्किंग नोट नंबर 2, 72,000, बस और तो कुछ नहीं है। ये सब टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल करते हैं। 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,90,800 प्लस 8 लाख और 6 लाख। इसके बाद 2,16,000 और 72,000,
29,44,800, 29,44,800, ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब कैलकुलेट क्या करने बोला था हम लोगों को, रेंट ही कितना चार्ज करना है वो बोला था, मतलब हम लोग को एक्स निकालना है। बेसिकली ये एक्स निकालेंगे तो पर रूम का रेंट हम लोग निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग रेंट का मतलब क्या होता है, सेल वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हम लोग को सेल वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर बोला था, देखो 20% ऑफ रेंट बोला था। ठीक है, मतलब 20% ऑन सेल बेसिकली। तो ये कॉस्ट है। तो अगर 20%, ये देखो, ये तो हम सिखाए हैं इन लोगों को, सभी को कभी ना कभी मैंने सिखाया है, प्रॉफिट कॉस्ट और यहाँ पर हो गया सेल। तो हम लोग को बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो कॉस्ट कितना हो गया 80। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट कितना है 80। तो ये हो गया हम लोग का 1/4। ठीक है, 1/4, तो इस पे 1/4 लगा दो तो आंसर आ जाएगा। 1/4 ऑन डिवाइडेड बाय 4, 7,36,200 प्लस 29,44,800। तो यहाँ पर आंसर हो गया 36,81,000। तो ये हो गया टोटल रेंट। ठीक है, ये पूरे 1 ईयर का रेंट निकल के आ गया हम लोग को 36,81,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एक एक रूम का रेंट कितना होगा। तो ये जो है, अब यहाँ पर करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर आगे हो जाएगा। देयरफॉर 30, ये वाला देखो, ये भी तो पूरे 1 साल का रूम रेंट है, क्योंकि इसमें सिक्स मंथ्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे 1 ईयर का। 36,000 एक्स, ये टोटल रेंट, ये क्या है, ये भी और 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का ही तो निकाला है हम लोगों ने, तो 36,000, और यहाँ पर 1 ईयर का निकल चुका है। 36,000 एक्स इक्वल टू 36,000 देयरफॉर x इक्वल टू 36,81,000 डिवाइडेड बाय 36,000। तो ये डिवाइडेड बाय 36,000 कर दो, तो ये हो गया 102.25। ठीक है, 102.25, ये x कैलकुलेट होके आ गया। तो हम लोग x जो माने थे वही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो x हम लोगों ने कौन सा माना था, ऑफ सीजन या सीजन, तो x हम लोगों ने माना था ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन रूम रेंट पर डे ऑफ सीजन रूम रेंट पर डे ₹102.25, और सीजन में डबल होगा, सीजन रूम रेंट पर डे इसका डबल 2 × 102.25। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कितना होगा, 204.5, तो ₹204.5। तो ये हो गया आंसर, ₹204.5, यही पूछा था हमको। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इस तरह से पहले निकाल लिए कि 1 ईयर का रूम रेंट कितना है एक्स के हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खर्चा टोटल कर लिया, और 1 साल का जो है रेंट जो है वैल्यू में निकाल लिया, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों का, देखो होटल ओरिएंटेड था, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद इलास्ट्रेशन 8, जो कि एक हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ABC Hospital runs a critical care unit CCU in a high-end building. CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. बोल रहा है कि इनका नॉर्मली CCU यूनिट ही चलता है, जिसके लिए इन्होंने एक बिल्डिंग भी भाड़े पे लिया है। CCU जो है वहाँ 35 बेड्स है, और अगर जरूरत पड़े, मतलब जगह खाली रखा हुआ है,
5 और बेड चाहे तो वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जरूरत के हिसाब से 5 बेड का जगह खाली है, जरूरत होता है तो 5 बेड डाला जाता है, अदरवाइज मतलब नॉर्मली देखो तो 35 बेड्स हमेशा अवेलेबल रहता है। बाकी अगर जो मतलब पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 बेड वहां पर और भी अरेंज किया जा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, रेंट पर मंथ, ये मंथली दिया हुआ है। सुपरवाइजर जो 2 पर्सन को रखा गया 25,000 पर मंथ ईच, ईच बोला है मतलब एक पर्सन का 25,000। नर्स जो है 4 पर्सन है 20,000 पर मंथ ईच, ठीक है। वार्ड बॉय 4 पर्सन 5,000 पर मंथ ईच। तो ये सब तो एक्सपेंस बता रहा है कि रेंट कितना देना पड़ता है, सुपरवाइजर को क्या देना है, नर्स को क्या देना है, वार्ड बॉय को क्या देना है। डॉक्टर्स पेड 50,000 पर मंथ पेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। बोल रहा है कि कैसे पे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। एक एक पेशेंट को अटेंड जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से इनका पेमेंट होता है। तो बेसिकली अगर देखें फिक्स पीरियड में अगर डिवाइड करना चाहिए, ये सारा फिक्स्ड है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि बोला है नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा तो वेरिएबल ही होगा। वैसे ये सब अगर देखो वेरिएबल फिक्स्ड में नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है उसमें जरूरी होता है, लेकिन चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर रिपेयर्स ये तो बता दिया, देखो फिक्स्ड तो फिक्स्ड में डालो। ये ईयरली बताया है, ठीक है। तो एक एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जैसे ये मंथली है ये ईयरली है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। देखना पड़ेगा कि हम लोग को पूरा क्वेश्चन ईयर में करना चाहिए या मंथ में करना चाहिए, देखते हैं। फिर बोल रहा है रिपेयर्स का फिक्स्ड, फूड टू पेशेंट 8,80,000, अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल बोला है, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है, 6 लाख मेडिसिन वेरिएबल। देखो ये सब वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पेशेंट होगा उसी हिसाब से मेडिसिन चार्जेस होगा। और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हमेशा फिक्स्ड ही होता है, ये कुछ नहीं बताया लेकिन ये फिक्स्ड होता है। इट वाज estimated that 150 days in a year 35 beds are occupied and 80 days only 25 beds are occupied। बोल रहा है कि पूरे ईयर में 150 डेज ऐसा होता है कि 35 बेड्स ऑक्युपाइड रहते हैं, ठीक है। और पूरे ईयर में 80 डेज ऐसा होता है कि 25 बेड्स ऑक्युपाइड रहते हैं। मतलब नॉर्मली बेड कितना रहता है वो देखो, सीसीयू में हमेशा मतलब इनका जो यूनिट है यहाँ पर 35 बेड ऑलवेज दिया हुआ रहता है। मतलब जो जगह बना हुआ है वहां पर 35 बेड्स जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है। ऐसे 35 बेड्स जो है रहता है और यहाँ कुछ जगह खाली रहता है जहाँ पर 5 बेड जरूरत पे डाल सकते हैं। अब ये 35 बेड्स जो है ये ऑक्युपाइड रहता है पूरा का पूरा ऐसा 150 डेज, ठीक है। मतलब पूरे 35 बेड में ही पेशेंट है ऐसा 150 दिन होता है। और सिर्फ 25 बेड जो है वो ऑक्युपाइड है, मतलब 10 पेशेंट नहीं है, मतलब 10 कम पेशेंट रहते हैं। मतलब 35 बेड फुल्ली ऑक्युपाइड नहीं रहता है, पार्शियली रहता है, जिसका हमें कैलकुलेट करके दे दिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले परसेंटेज में दिया था। यहाँ क्या जैसे 100 रूम में 40% ऑक्युपाइड है तो 40 होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करके ही बता दिया है कि ऐसा होता है साल में 80 डेज जहां पर 25 बेड जो है वो ऑक्युपाइड रहता है। तो जैसे हम लोग वहां पर रूम निकाल रहे थे, रूम डेज निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा पेशेंट डेज, है ना। पेशेंट डेज जैसे अगर 35 बेड फुल्ली ऑक्युपाइड रहता है, ऐसा 150 दिन होता है, तो कितने बेड ऑक्युपाइड रहते हैं, एक दिन 35, एक दिन 35, एक दिन 35, ऐसे करके 150 दिन 35 बेड ऑक्युपाइड रहते हैं, तो 150 इंटू 35। और एक दिन 25, एक दिन 25, ऐसे करके 80 डेज ऑक्युपाइड रहता है। तो यहाँ पर 80 इंटू कितना हो जाएगा 25, तो ऐसे करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। आगे पढ़ते हैं। द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसने 750 बेड जो है वो हायर कर रखे हैं, ठीक है। और उसके लिए चार्ज देना पड़ता है पर डे का, पर बेड पर डे का। एक बेड अगर लिया जाएगा हॉस्पिटल के तरफ से तो एक दिन का 100 रुपया उनको देना पड़ेगा, जिनसे वो बेड हायर कर रहे हैं, ताकि वो फ्लो ऑफ पेशेंट को जो है एकोमोडेट कर पाए। फ्लो ऑफ पेशेंट को ऑक्युपाई करने का मतलब एकोमोडेट करने का मतलब हो गया कि जैसे
कभी कभी कोई ऐसा बीमारी होता है जैसे कि डेंगू होना स्टार्ट हो गया, मलेरिया होना स्टार्ट हो गया, लाइक जैसे कोरोना भी आया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का फ्लो ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तब क्या करते हैं ये लोग, जो 5 बेड का जगह खाली रखे ना, वहां पर जो है बेड को मतलब बेड जो है वहां पर यूज करने लगते हैं, ताकि वो पेशेंट को जो है एकोमोडेट कर पाए, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर इन्होंने 750 बेड जो है वो ऑक्युपाई करने का सोचा है। तो एक्स्ट्रा बेड कितना हो जाएगा, 750। ये पूरे ईयर का ही हमें बता दिया, ठीक है। वैसे अगर देखोगे तो ये देखो ऐसा कितना बार होता है, 750 बेड, और एक दिन में एक जगह पे 5 ही बेड जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150, है ना। 150 डेज ऐसा होगा, 150 डेज ऐसा होगा। अगर चाहो तो कैलकुलेट इस तरह से भी करके देख सकते हो रिवर्सली, बाकी हमें ये बता ही दिया, जैसे ये मल्टीप्लाई करने से हमारा जितना आता है ना, वो हमें बता ही दिया है कि 750 होगा। लेकिन अगर हम लोग रिवर्सली चेक करके देखें तो 5 बेड का जगह है, तो 150 डेज ऐसा हो सकता है कि 5 बेड जो है ऑक्युपाई रहे। तो 150 इंटू 5, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया 150 इंटू 5, तो ये 750 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें 750 डायरेक्ट दिया है, तो हम लोग वो डायरेक्ट लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर बोला था ना, 150 दिन ऐसा होता है कि 35 बेड ऑक्युपाई रहता है, तो 750 बेड हायर कर रखा है, तो मैक्सिमम 5 ही एक्स्ट्रा बेड वो लोग डाल सकते हैं। तो ऐसे 150 दिन होता होगा तो भी 750 हायर करके रखा है। उनका एस्टिमेशन होगा कि 150 दिन ऐसा होगा कि 5 एक्स्ट्रा बेड हमें यूज के लिए चाहिए, तो ये 750 बेड इन्होंने इसीलिए हायर कर रखा है। फिर बोल रहा है however this does not exceed more than 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 beds on any day। मतलब ये जो है 750 बेड को कैसे यूज कर सकते हैं, ये कभी भी मतलब जो 5 बेड ये लोग दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक दिन पे 6-7 बेड जो है एक्स्ट्रा बेड ये लोग ले लिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड करके भी दिखाया, 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 डेज ऑन एनी डे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या कैलकुलेट करने बोला है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हम लोग जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे नॉर्मली हम तभी करवाते हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हम लोग को पता है। अब टोटल कॉस्ट में कॉस्ट को नॉर्मली हम लोग यहाँ पर दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस जो है वो बाइफरकेशन है, लेकिन नॉर्मली फिक्स्ड और वेरिएबल ही माना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग अपना सेल करके कुछ भी सेल करें, जैसे ये तो हॉस्पिटल का बात कर रहा है, अगर हम लोग सेल करके हम लोग सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब कर भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि सेल करके कितना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे मान लो, हम नॉर्मल बात बोल रहे हैं, यहाँ का छोड़ो, जैसे मान लो रेंट जो है फिक्स्ड, हम रेंट रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं, वो नहीं चेक करना चाहते, हम ये चेक करना चाहते हैं मैंने अपने बिजनेस में जितने लोगों को सैलरी दिया है, क्या हम दे पा रहे हैं अपना सेल के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे, क्या हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर पा रहे हैं, जो कि एक वेरिएबल खर्चा है, क्या हम लोग अपना मतलब जितना भी हम लोग का वेरिएबल नेचर का खर्चा हो रहा है वो पे कर पा रहे हैं अपने सेल से, ठीक है। वो हमें चेक करना है। अगर हम लोग अपना वेरिएबल खर्चा पे कर पा रहे हैं, तो सेल से वेरिएबल खर्चा पे करने के बाद जो बचता है उसी को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अभी सिर्फ टर्म के हिसाब से समझ के रखो, जब मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे तो पूरा इसका डिटेल्स ही बताना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर ये दे दिया है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो इतना समझो कि जब वेरिएबल खर्चा हम लोग डिडक्ट करके देखते हैं कि मेरे पास कितना बचा, वो कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से हम लोग जब फिक्स्ड खर्चा पे कर देते हैं तो आता है प्रॉफिट, सीधा बात यही है। जैसे सेल से कॉस्ट लेस करने से प्रॉफिट आता है, यहाँ पर उसका थोड़ा और बाइफर्केशन हो गया, सेल से वेरिएबल कॉस्ट पे करने से जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स्ड कॉस्ट दे देंगे, ये देखो जैसे ये सेल से, अब इसको इधर ट्रांसफर करो वेरिएबल कॉस्ट, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अभी मैंने बोला ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट, ठीक है। ये इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है। अभी जस्ट इतना सा समझ लो कि सेल्स से अगर वेरिएबल कॉस्ट पे कर देते हैं तो जो बचा हुआ रहेगा वो बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, हमें ये निकालने के लिए। If hospital recovers on an average 2000 per day from each patient, मतलब एक एक पेशेंट से एवरेज ये हॉस्पिटल
2000 पर डे चार्ज करता है, ठीक है। मतलब हम लोगों को सेल पर पेशेंट, सेल वैल्यू बता दिया है, पर पेशेंट पर डे ये बता दिया। हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है इनको, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके हमें दिखाना है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। और फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही बात दे दिया है, लेकिन हम समझा देंगे कि ब्रेक इवन क्या होता है। पहले ये वाला कर लेते हैं, मतलब जो मैंने अभी बोला ये कंट्रीब्यूशन वाला, फिर हम लोग जो है ब्रेक इवन वाला भी देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट डेज। तो 35 बेड ऑक्युपाई रहता है, मतलब फुल ऑक्युपाइड रहता है 150 डेज, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया। और 25 ऑक्युपाइड रहता है, यहाँ पर 25 बेड ऑक्युपाइड रहता है 80 डेज। थर्टी फाइव इंटू 150, 25 इंटू 80, और एक्स्ट्रा बेड जो है, एक्स्ट्रा बेड ये हो रहा है 750। और ये कैसे हो रहा है वो भी मैंने बताया, क्योंकि एक्स्ट्रा बेड पर डे ये लोग 5 ही दे सकते हैं। ये हम जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अगर डायरेक्ट 750 लिखोगे तो ही ठीक है, ये दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कैलकुलेट करके बता ही दिया है। और यहाँ पर 150 डेज, ठीक है। ये कैसे पता चला 150 होगा, क्योंकि 750 डिवाइडेड बाई 5 करने से पता चलेगा कि एक्स्ट्रा बेड का जरूरत पूरे साल में कितना बार होता है। तो 150 डेज ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा बेड का जरूरत हो रहा है। तो 5250 8000, ये हो गया टोटल पेशेंट डेज। ये है पेशेंट, क्योंकि 35 बेड में 35 पेशेंट रहेंगे, और ये डेज, तो इसीलिए ये हो गया पेशेंट डेज। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों लिखा मैंने, अगर तुम लोग चाहो तो कॉस्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह भी दिया है ना, क्योंकि हम लोग को बताया है कि कंट्रीब्यूशन बताओ। तो कंट्रीब्यूशन भी वन टाइप ऑफ प्रॉफिट ही होता है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें पता चलता है कि मतलब एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, सिर्फ कॉस्ट नहीं लिखेंगे, हम सेल से वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट ही निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, मुझे आंसर जो है इजीली मिलेगा। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर सिर्फ खर्चा लिखते हैं, कॉस्ट। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल भी लिख देंगे। सेल लिखने से क्या होगा, मतलब बेसिकली ट्रेडिंग पीएल का जैसा होता है, उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना रहे हैं। इससे क्या होगा, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसको आगे मुझे करने का जरूरत नहीं होगा। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ कॉस्ट लिख के फिर बाद में सेल से कॉस्ट को लेस करके भी कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। इसमें क्या होगा, काम जल्दी होगा। यहाँ पर हम लोग सेल दिखाएंगे, सेल्स फॉर ईयर। तो एक पेशेंट से कितना लिया जाता है, 2000 पर पेशेंट पर डे लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2000 पर पेशेंट पर डे, ये सेल हो गया। अच्छा, ऐसा कितना दिन होगा, यहाँ पर देखो। तो ये 8000 पेशेंट डेज होगा, क्योंकि हम लोग 2000 रुपए लेते हैं एक पेशेंट से एक दिन का, और पूरे साल में इतने पेशेंट होते हैं, तो इनटू कितना हो जाएगा 8000। इतने ही पेशेंट होते हैं ना, ये सब तो पेशेंट में आंसर आ गया। 35 बेड में अगर 150 दिन, मतलब 35, 35 बेड ऑक्युपाइड फॉर 1 डे, देन अगेन 35 बेड ऑक्युपाइड फॉर 1 डे, ऐसे करके 150 डेज। तो ये क्या निकल के आ गया, इतने पेशेंट है, इतने पेशेंट 150 डेज में इतने पेशेंट जो है 35, फिर नेक्स्ट दिन 35, तो 35 का डबल कितना हो जाएगा 70, फिर 70 प्लस 35, ऐसे करके। अब ऐसे तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं कि हम 35 फिर 35 फिर 35 ऐसे करके 150 दिन तक करें, तभी ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो पेशेंट ही निकल के आया, पहले दिन 35 पेशेंट जो है ऑक्युपाइड थे, फिर 35 फिर 35 ऐसे करके कि हम 150 बार लिखे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पता चल गया कि पूरे 150 दिन में कितने पेशेंट हो गए। तो 5250, यहाँ 2000, यहाँ 750, तो टोटल 8000 पेशेंट पे ये सेल वैल्यू हम लोग रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू जो है, ये थोड़ा आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, इनर कॉलम में कॉस्ट का लिख के माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 18 टू 16 हो गया, और 30, और यहाँ 30, मतलब 6 टाइम्स 0 हो जाएगा।
ऐसे लिखते हैं 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1,60,00,000, ठीक है, ये 1,60,00,000 का सेल हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है, पहला बात है कि कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो सेल से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पर लेस लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके दिखाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सा आएगा, देखो इन्होंने ना यहाँ बता दिया है वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा आएगा, जैसे कि रेंट, ये तो फिक्स्ड ही होगा, ये वेरिएबल नहीं होता है। सुपरवाइजर का सैलरी फिक्स्ड होगा, नर्स वार्ड बॉय सभी का। डॉक्टर को जो पे कर रहे हैं ये वेरिएबल होगा, क्योंकि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, तो पेशेंट पे जो डिपेंड करेगा वही वेरिएबल होगा यहाँ पर। तो ये लिखते हैं डॉक्टर फीस, डॉक्टर को कैसे फीस देना पड़ता है, डॉक्टर को देना पड़ता है 2,50,000 per month paid on the basis of number of patient attended and the time spent by them, ठीक है, तो ये पर मंथ के हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड करके हमें बता दिया है, ठीक है, तो 2,50,000 ये हो गया पर मंथ, तो फिर ईयरली कितना हो जाएगा, ये हमें बता ही दिया है कि पर मंथ कितना है, कुछ हमें पेशेंट डेज के हिसाब से नहीं बताया है, ठीक है, तो ऐसे बता दिया है तो इतना ही लिख देंगे जो बताया है, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको वेरिएबल में क्यों दिया, क्योंकि ये बेसिस ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम, एक एक पेशेंट पे कितना टाइम देते हैं उसके हिसाब से इन्हें फीस दिया जाता है, लेकिन देखा गया है कि मंथली इतना दिया जाता है 2,50,000, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर्स फीस के बाद रिपेयर्स फिक्स्ड है, फूड टू पेशेंट ये वेरिएबल है, फूड टू पेशेंट ये वेरिएबल है 8,80,000। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल खर्चा लॉन्ड्री चार्जेस 6,00,000, मेडिसिन 7,50,000। मेडिसिन है 7,50,000। अच्छा, और कोई खर्चा है, मेडिसिन हो गया, ये तो अदर फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड होगा। अच्छा हाँ, ये जो बेड हायर होता है इसके लिए इनको कितना देना पड़ता है, 100 पर बेड पर डे के हिसाब से, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, क्यों वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा बेड कब लगता है कब नहीं लगता है इसका तो कोई फिक्स नहीं है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, हायर चार्जेस, जब हायर करते हैं तब देते हैं, इसीलिए वेरिएबल है, ठीक है, जब हायर करते हैं तब देते हैं, मतलब पेशेंट आए या नहीं आए देना पड़ेगा ऐसा बात नहीं, पेशेंट आता है हायर करते हैं तब 100 रुपए देते हैं, अदरवाइज नहीं देते, अगर जिनसे हायर करते हैं अगर बेड लाते ही नहीं है अपने हॉस्पिटल पे तो फिर हायर चार्जेस देने का जरूरत नहीं, लेकिन ये वो वाला रेंट नहीं है जैसे बिल्डिंग रेंट होता है, तो मतलब पेशेंट आए या ना आए बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा बेड जो लेके आया जाता है तो ये वेरिएबल हो गया, तो बेड हायर चार्जेस, तो ये 750 बेड और 100 रुपीज कर, तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000, तो ये वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, इसको पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है, 30,00,000 प्लस 8 और 6 15,80,000 और 7,50,000 प्लस 75, तो ये हो गया 54,05,000, जैसे 30,00,000 फिर हो गया 8,80,000 फिर यहाँ पर 6,00,000 7,50,000 प्लस 75,000। अच्छा, एक नहीं लिखा है शायद मैंने, और एक वेरिएबल खर्चा था अदर सर्विस टू पेशेंट 3,00,000, ये नहीं लिखा, अदर सर्विस टू पेशेंट, अदर सर्विस टू पेशेंट ये है 3,00,000, तो 3,00,000 इसमें ऐड करने से 56,05,000 हो जाएगा, ये यहाँ पर लेस कर देंगे 56,05,000, और जैसे कि मैंने बोला हम लोग अगर सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास बचा हुआ रहता है उसे बोला जाता है बिजनेस से मिला हुआ कंट्रीब्यूशन,
तो ये कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 1 0 6, अच्छा गलत हो गया, देखते हैं 1 6 माइनस 5605, हाँ अब ठीक आया, 1,03,95,000, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल से जब हम लोग पूरा कॉस्ट ही माइनस करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट भी पता चल गया। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है, यहाँ से देख देख के लिखेंगे। रेंट है 75,000 पर मंथ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तो अभी तक सब ईयरली किए, तो अभी ईयरली ही कर लेंगे। फिर हो जाएगा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, सुपरवाइजर का 25,000 पर मंथ, दो लोगों को रखा गया है, तो 25,000 पर मंथ इंटू 12, ये एक जन का हो जाएगा, तो 2 पर्सन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नर्स, नर्स 4 जन है, ठीक है, और इनको दिया जाता है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ, तो ईयरली कितना होगा, और 4 नर्स है तो इंटू 4। वर्ड बॉय, तो ये हो गया 5,000 पर मंथ देना पड़ेगा, तो 12 का इंटू करेंगे तो ईयरली आ जाएगा, और ये 4 जन है, ये लोग 4 जन है। अच्छा उसके बाद बस ये हो गया, और फिक्स्ड खर्चा नीचे देखेंगे, रिपेयर्स 81,000, 81,000 ये सब कैलकुलेट करेंगे। अच्छा रिपेयर्स के बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर फिक्स्ड ये अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। और नेक्स्ट आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एलोकेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड 10 लाख, और तो कुछ नहीं था। ये टोटल कर लेते 75,000 इंटू 12, ये हो गया 9। फिर नेक्स्ट है 25,000 इंटू 12 इंटू 2, तो ये हो गया 6 लाख। चलो 20,000 इंटू 12 इंटू 4, ये हो गया 9,60,000, और 5,000 इंटू 12 इंटू 4, ये हो गया 2,40,000। टोटल कर लेते हैं 9 लाख और 6 लाख, मतलब 15 लाख, 15 लाख, और यहाँ पर हो गया ये दोनों मिला के 1 लाख, मतलब 16 17 18, 18 और 9, 18 प्लस 9, तो ये हो गया 27 लाख, 27 लाख, और 10 और 10 20, मतलब 47 लाख, 47 लाख, और यहाँ पर हो गया 1 लाख, मतलब 47 48 लाख, 48,61,000, 48,61,000, ठीक है, 48,61,000। अब इसको अगर हम लोग लेस कर देते हैं ये कंट्रीब्यूशन से, 1,03,95,000 माइनस ये वाला 48,61, अच्छा तो ये हो गया 55,34,000, ये प्रॉफिट आ गया। अगर हम लोग इसको
कंट्रीब्यूशन अलग से नहीं निकालने के लिए बोला जाता, तो हम लोग डायरेक्टली सेल से टोटल कॉस्ट लेस करते तो हमें पता चल जाता कि कितना होगा। हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला था, और इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन को करके कंट्रीब्यूशन मिला हमें टोटल, लेकिन हम लोग को कंट्रीब्यूशन क्या टोटल निकालने के लिए बोला है पर पेशेंट निकाल के दिखाओ। ठीक है, पर पेशेंट ही निकाल के दिखा देंगे। लेकिन और एक चीज भी बताते हैं, जैसे देखो क्या ये सेल्स यहाँ लिखना जरूरी है? नहीं, अगर लिखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिख दो। अगर कॉस्ट लिखना चाहते हो तो इसको कॉस्ट लिखो, इसको यहाँ मत लिखो। सारे कॉस्ट को अलग अलग दिखाओ, वेरिएबल को अलग दिखा लो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, और फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाओ, फिर टोटल कॉस्ट। फिर कैसे कंट्रीब्यूशन निकालोगे? सेल से वेरिएबल कॉस्ट प्लेस करके दिखा देना नीचे, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट। यहाँ पर देखो बोला कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, मतलब एक पेशेंट पे एक दिन पे कितना कंट्रीब्यूशन हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? जैसे देखो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,03,95,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पेशेंट डे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 1,03,95,000। अच्छा, और पेशेंट डे जो है वो है 8,000। डिवाइड करते हैं, ये पूरे एक साल का कंट्रीब्यूशन है, पूरे एक साल में इतने पेशेंट डेज हो जाएंगे, तो 1,03,95,000 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया 1,299 रुपीज 1,299.375। ठीक है, अब ये ऐसे ही डिवाइड क्यों हुआ? जैसे देखो एक सिंपल चीज बताते, जैसे मान लो हम लोगों ने 100 रुपए का सेल किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट मान लो 30 लेस किया, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 70। ठीक है, हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेस करें। अब ये जो 100 रुपए का सेल किया है ना, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 5 यूनिट्स बेचा है, और वो भी 20 रुपीज करके। ठीक है, तो 70 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन आया वो 5 यूनिट्स पे आया। ठीक है, तो पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन क्या है, 70 डिवाइडेड बाई 5 करने से पता चलेगा। जस्ट वैसे ही ये जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने रिकवर किया है, ये तो पेशेंट से ही किया है, क्योंकि सेल करते हैं, मतलब जिनसे सेल रिकवरी होता है उन्हीं से ही ना हम लोग कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट जो है वो हमें मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन ये है, जैसे प्रॉफिट निकालते हैं, अब कितने लोगों से ही कंट्रीब्यूशन मिला है। अब यहाँ पर पर्सन है, यूनिट नहीं, हम लोग बेच नहीं रहे, सर्विस दे रहे हैं ना, तो इतने पेशेंट से ये सर्विस दिया है, तो एक एक पेशेंट से, इतने पेशेंट को सर्विस देते हुए ये कंट्रीब्यूशन अर्न किया है, तो ये इतना पर पेशेंट से कंट्रीब्यूशन हमें मिला है। तो ये हो गया रुपीज इतना कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। ठीक है, पर पेशेंट पर डे या फिर पर पेशेंट डे, एक ही बात है, जैसा लिखो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आंसर लिखेंगे। देखो यहाँ पर बोला है कि फाइंड आउट, सेकंड बोला है फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द पॉइंट फॉर हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये चीज जो है ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने अभी नहीं करवाया है ये सब, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट तुम लोग सुने होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट, हम समझा देते हैं एक बार, पर पेशेंट डे, पर डे या फिर पर पेशेंट डे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, मतलब हम लोगों ने 100 रुपीज का सेल किया, 30 वेरिएबल कॉस्ट था, 70 कंट्रीब्यूशन हुआ, अब 70 ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था, मतलब बेसिकली 100 का सेल और 100 का ही टोटल कॉस्ट था, तो बेचने के बाद कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि 100 का चीज अगर बेच के 100 रुपए का खर्चा करके 100 रुपए का ही अर्न किया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना तो लॉस है ना तो प्रॉफिट है, इस सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया
कि कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करवा सक रहा है, बाकी और किसी चीज को रिकवर नहीं करवा सक रहा है। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के बाद अगर कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, तो ही ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर हम लोग चीजों को स्प्लिट करके देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कंट्रीब्यूशन से ही किया जाता है। कि ये डिटेल्स होता है, मतलब देखो ये हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, नॉर्मल तुम लोग जानते हो कि कॉस्ट को सेल से रिकवर किया जाता है, मतलब प्रॉफिट रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ये बात बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कि कंट्रीब्यूशन तो निकल गया, कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट मैंने बिजनेस का पे कर दिया। अब फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास अगर कुछ रहेगा तो हम बोलेंगे कि मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद कुछ नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे है, मतलब जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होने से लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपीज का सेल किया, 30 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट था, 70 मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 80 है, तब तो नेगेटिव में आ गया, मेरा 10 रुपीज का लॉस हुआ है, लेकिन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर 70 ही है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब मेरा जीरो आ रहा है प्रॉफिट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करवा पा रहा है, उसी से मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल ये देखो 48,61,000, 48,61,000, ये हम लोग का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन क्या मुझे रिकवर, मतलब कंट्रीब्यूशन पेशेंट पर पेशेंट पर डे, एक एक पेशेंट से हम लोग कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर है, तो इससे आंसर आ रहा है 3741। ठीक है, तो ये हो गया 3741 पेशेंट डेज, पेशेंट डेज। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पेशेंट डेज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये रुपीज है, ये क्या है कॉस्ट पर, मतलब ये रुपीज है पर पेशेंट डे। ठीक है, तो रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, ये नंबर ऑफ पेशेंट डेज बचा, मतलब ये नंबर में आंसर आया। ठीक है, एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि कितना यूनिट, अगर हम यूनिट में बताएं, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से बताएंगे, तो सर्विस चल रहा है, कितना यूनिट सेल करने से हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंचाएंगे। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि मैंने 5 यूनिट बेचा 20 रुपीज करके, तो 100 रुपीज का सेल किया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर मेरा 30 रुपीज है, तो ये हो गया मेरा 70, ये मेरा क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर 70 है, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट जीरो आ गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। अब अगर मुझे इससे कोई पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 5 यूनिट। ठीक है, अगर हम मेरे बिजनेस में जो सिचुएशन मैंने यहाँ क्रिएट किया है उसके हिसाब से अगर 5 यूनिट बेच देते हैं, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करके हम ये 5 यूनिट कैलकुलेट करके दिखाते हैं। फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट 70, ठीक है, इसके हिसाब से डिवाइडेड बाय, मुझे दिखाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन है 70। ठीक है, और ये कितना यूनिट बेच के, 5 यूनिट बेच के, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 14। अब इसको 14 से डिवाइड करते हैं, देखो 70 डिवाइडेड बाय 14, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब ये 70 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 70 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट, फुल्ली रिकवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन एक एक यूनिट पे 14 रुपीज का चाहिए, तो मुझे 5 यूनिट बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा। अगर हम इससे एक भी यूनिट ज्यादा बेच देते हैं तो मेरा प्रॉफिट सिचुएशन आ जाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो ये वही है। तो अभी ठीक है, जितना समझ में आया ओके, अगर नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी ये रिलेटेड नहीं है हमारे टॉपिक, टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पर दे दिया है इसलिए मैंने ये पर समझा दिया तुम लोगों को। तो ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे इसके बाद, तो तब वहां पर और भी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे होता है ये फॉर्मूला वगैरह एनालिसिस, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बता ही दिया। तो यहाँ पर जैसे पूछा था उस वजह से मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, ये कंट्रीब्यूशन। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 9।
यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके देने के लिए बोला है। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 2021। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रखा है इन्होंने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सैलरी दिया गया है, सैलरी दे रहे हैं इनको 15 लाख करके। Salary to project leader 2 persons 9 lakh. Salary to project manager 6 lakhs. Repairs maintenance 3 lakh और एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 12 lakh। फिर क्या बोल रहा है, द कंपनी एग्जीक्यूट से प्रोजेक्ट XYZ, जैसे कि मैंने बोला प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने इन सब लोगों को हायर किया है, मतलब रखा है। द डिटेल्स ऑफ द सेम एज आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 6 months, मतलब ये प्रोजेक्ट करने में 6 महीना लगेगा। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेर इन्वॉल्व, ठीक है। तो नॉर्मली इनके ये खर्चे दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये प्रोजेक्ट XYZ इन्होंने अपने पास लिया हुआ है, जिसको ये एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसके लिए इनका टाइम लगेगा 6 मंथ। और उनके लिए एक प्रोजेक्ट लीडर चाहिए। इनके पास 2 प्रोजेक्ट लीडर, ये तो मतलब नॉर्मल वे में ऑफिस में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से एक ही जन को ये लोग बुला रहे हैं और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इनका जरूरत होगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में ये काम करेंगे, मतलब 6 मंथ्स के लिए। वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 months एफर्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ये देखो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये 2 months काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में, बाकी लोग जो है 6 months ही काम करेंगे। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ये बताया है 1,87,500। 2 लैपटॉप वेयर परचेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 each फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज टू बी 2 years। अच्छा 2 लैपटॉप खरीदा गया जिसका लाइफ 2 years है, तो हम लोग इस पे डिप्रिसिएशन दिखाएंगे। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट कंसिडरिंग ओवरहेड एंड एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। मतलब क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट का मतलब जो XYZ प्रोजेक्ट इन्होंने मतलब एग्जीक्यूट करने का सोचा है, उसका कॉस्ट बताओ। कॉस्ट मतलब इसको बनाने का खर्चा कितना लग रहा है, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसी को कॉस्ट शीट भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो शीट बन रहा है वो हमें कॉस्ट के बारे में बताएगा, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है कॉस्ट शीट, ठीक है। अब हमें बोला है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडरिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब ये देखो यहाँ दे रखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरहेड को कैसे एब्सॉर्ब करवाना है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ये हम समझा देंगे। पहले हम लोग निकालते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, इलस्ट्रेशन 9, कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट ऑफ XYZ प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्या क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर चाहिए प्रोजेक्ट लीडर, 1 प्रोजेक्ट लीडर, तो यहाँ पर हो जाएगा सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर। प्रोजेक्ट लीडर को हमें कितना सैलरी देना पड़ेगा, तो एक प्रोजेक्ट लीडर हायर करेंगे। नॉर्मली इनके पास 2 प्रोजेक्ट लीडर है जिनको इन्हें साल में 9 लाख देना पड़ता है, ठीक है। तो 9 लाख 2 जन को मिलता है, हम लोग को एक ही प्रोजेक्ट लीडर चाहिए, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लीडर का हमारे पास खर्चा निकल के आ जाएगा, इंटू कर देंगे 1/12, तो पर मंथ का निकल के आ जाएगा, और इंटू 6 कर लेंगे, क्योंकि 6 महीना जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है, ये पूरे साल भर का खर्चा दिया हुआ है। तो ये जो 9 लाख है ये 1 ईयर का 2% का दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दिया, अगर तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट पे अलग से भी करके देख सकते हो। तो 9 लाख जो है ये 2% का है, तो एक पर्सन का 4,50,000 पर एनम, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो पर मंथ निकल गया, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ्स का निकल के आ जाएगा, तो 2,25,000। फिर यहाँ पर बोला है 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर 3 लोगों को रखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 15 लाख दिया जाता है पूरे साल में, ठीक है। हम एक ही सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड किया था, तो 15 लाख फॉर 5 पर्सन को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे
फॉर 1% निकल के आ जाएगा। डिवाइडेड इंटू 1/12 कर देंगे तो हमें पर मंथ का निकल के आ जाएगा 1% का। इंटू 6 मंथ्स कर देंगे तो हमें 6 मंथ्स का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये 6 मंथ्स हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको चाहिए 3 जन, ठीक है, तो अब ये इंटू 3 करना पड़ेगा तब जाके हमें पता चलेगा। देखो हम फिर से बता देते हैं, 15 लाख पूरे साल भर का, पूरे ईयर का जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सपेंसेस दे रखा है, ये 5% का, तो एक पर्सन का 3 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ पर पर्सन, इंटू 6 लगाने से पर मंथ, सॉरी 6 मंथ्स फॉर 1%, इंटू 3 करने से यहाँ पर 6 months for 3 persons कैलकुलेट होके आ जाए 4,50,000, ठीक है। अब ये सब में ना तुम लोग लिख सकते हो, जैसे मंथ्स, यहाँ पर पर्सन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो अपने समझने के लिए। अब ये हो गया। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 2 मंथ्स काम करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स सैलरी, ठीक है, या फिर सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक ही जन है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बोला है तो एक जन है, तो 6 लाख रुपीज देना पड़ता है 12 मंथ्स के लिए। अब ये 2 मंथ्स के लिए काम करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। देखो 2 और ये 6 से जो है कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 लाख हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का आ गया टोटल सैलरी कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 + 2 6 और 1 7, 7,75,000, 7,75,000 ये हो गया टोटल सैलरी। अच्छा, अब हम लोग को कौन सा एक्सपेंसेस दिखाना है, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि यहाँ पर बोला था कि ओवरहेड का खर्चा हमें कैसे लेना है। अच्छा, डिप्रिशिएशन भी तो लेना है, डिप्रिशिएशन ले लेते, डिप्रिशिएशन ऑन लैपटॉप ये कर लेते, फिर वो वाला बताएंगे। डिप्रिशिएशन ऑन लैपटॉप कितना है, 50,000 का 2 लैपटॉप खरीदा गया है, तो 50,000 एक लैपटॉप का कॉस्ट है, ठीक है। तो 50,000 अगर हम लोग यहाँ पर इंटू 2 कर देते हैं तो हम लोग के पास 2 लैपटॉप का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप तो दिया नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 2 जो है एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पर बोला है 2 years एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करने से पर ईयर का हम लोगों को डिप्रिशिएशन पता चल जाएगा। लेकिन ये जो है ये हम लोग का कितने टाइम का आ गया, 1 ईयर का, तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पर मंथ का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे पर मंथ का, इंटू 6 कर लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन का है, तो 25,000 ये डिप्रिशिएशन निकल गया। अच्छा, अगर यहाँ पर टोटल नहीं भी करते तो भी चलता, ठीक है, मुझे डिप्रिशिएशन याद नहीं रहा था। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरहेड के खर्चे को कैसे अप्लाई करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी बता ही दिया है, ठीक है। एक्चुअली ओवरहेड जो है उसका बेसिस होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ओवरहेड जब पढ़ोगे तब मतलब तब तो डिटेल्स में हम बताएंगे ही, ठीक है। जिन्होंने कभी किया है, ठीक है, नहीं किया है तो इस पॉइंट को भी इग्नोर कर सकते हो, एक बार हम बता देते हैं कैसे करके होगा। तो ओवरहेड को हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ओवरहेड कैसे एब्सॉर्ब होगा। कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाने से समझ में आ जाएगा, बाकी जब ओवरहेड करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओवरहेड एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कैसे ओवरहेड को चार्ज किया जाएगा। तो देखो ओवरहेड कैसे है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ओवरहेड जो है ये है हम लोग का 12 लाख और रिपेयर्स मेंटेनेंस 3 लाख, ये दोनों ही हम लोग का क्या है, मतलब ओवरहेड लिखा हुआ है बोल के ओवरहेड नहीं है। एक्चुअली ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख और यहाँ पर 3 लाख। तो ओवरहेड चैप्टर जब करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने कभी नहीं किया उनके लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपेयर्स मेंटेनेंस, क्योंकि ये इसको भी कैसे अपोर्शन करना है यहाँ नहीं बोला है, तो जिसके बारे में नहीं बोला है वो सब ओवरहेड है। तो 12 लाख और 3 लाख ये हो गया। इस खर्चे को हमें कैसे अपोर्शन कराना है वो भी बता दिया है, सैलरी के बेसिस पे अपोर्शन कराना है। तो सैलरी कितना है टोटल करते हैं, देखो तो सैलरी हम लोग ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 लाख और 9 लाख, ये हो गया 15 और 15 30 लाख का सैलरी है, 30 लाख, ठीक है।
तो ये पूरे ईयर का ओवरहेड है, पूरे ईयर का ओवरहेड है कितना 15 लाख। ठीक है, इस 15 लाख के ओवरहेड को हमें क्या करना है, एब्सॉर्ब करवाने का मतलब होता है प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वो हम लोग का कोई प्रोजेक्ट है जो बन के रेडी होगा, ठीक है, उसके कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करें, जैसे खर्चा होता है ना, जैसे पर यूनिट होता है, पर जो है किलो होता है, उसी तरह से कैसे करना है, सैलरी बेसिस पे करना है। तो यहाँ पर मैंने रुपीस लगा दिए। अब ये डिवाइड करो, तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा यहाँ पर 15/30, ये हो गया 0.5। ठीक है, अब रुपीस रुपीस तो कैंसिल आउट, 0.5 इस बेसिस पे हमें अप्लाई करके देना है। तो 0.5 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, इसे परसेंटेज में भी डिफाइन किया जाता है। तो 50% ऑफ क्या होगा, सैलरी होगा, मतलब सैलरी के बेसिस पे होगा ना। तो देखो 30 लाख का 50% 15 लाख ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया था सैलरी बेसिस, जो बेसिस होता है वो नीचे जाता है, मैथमेटिकली सोच के देखो, जैसे आउट ऑफ 100, ठीक है, तो आउट ऑफ सैलरी, तो सैलरी बेसिस पे हमें ये ओवरहेड का खर्चा दिखाना है। तो 50% ऑफ सैलरी दिखाना पड़ेगा, इसीलिए ये सैलरी जो अलग से कैलकुलेट किया, इससे हेल्प हो जाएगा। तो 7,75,000, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया, अच्छा हुआ 7,75,000, क्योंकि सैलरी यहाँ पर 7,75,000 आया। और जो यहाँ पर ये पूरे ईयर में जिस तरह से पे करते हैं ना अपना ओवरहेड, वो है सैलरी बेसिस पे। तो यहाँ पर जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है 6 मंथ्स के लिए, उस पे भी उसी तरह से ही अप्लाई करना है, ऐसा हमें कहा गया है क्वेश्चन में, तो उसी लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 3,87,500, ठीक है, 3,87,500। अब टोटल कर लेते हैं, प्लस 25,000 प्लस 7,75,000, तो इसका टोटल हो गया 11,775 प्लस 25 प्लस 3,87,500, 11 लाख। और कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस रहेगा, एक सेकेंड, ये देखो, ट्रैवल एक्सपेंसेस 1,87,500, ये छूट गया, यहाँ लिख देते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस 1,87,500, ठीक है, तो इसमें 1,87,500, 13,75,000, ठीक है, 13,75,000, ये हो गया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। इस तरह से हम लोग टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को रेडी करने का खर्चा। तो ये सब सैलरी सैलरी निकाला, अब सैलरी अलग से ये कैलकुलेट कर लिया। इससे हेल्प ये हो जाएगा कि जब हम लोग ओवरहेड को सैलरी बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। फिर डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट होता है, ट्रैवल एक्सपेंस दिया हुआ था। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, मेनली यहाँ पर ये ओवरहेड का एक पॉइंट जो है यहाँ पर दे दिया था। अच्छा, अब देखो इसके बाद जो है